नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पहले 80 में से 58 एमएलए टूट करके ऋतुव्रत बनर्जी के पीछे खड़े हुए थे। अब उसमें 6 और एमएलए जुड़ चुके हैं। कुल मिलाकर के 64 हो गए हैं, जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से बगावत करके अलग गुट में शामिल हो चुके हैं। जो सांसद हैं टीएमसी के लोकसभा में, उनकी संख्या 28 है। उनमें से 20 अलग हो गए और उन्होंने ओम बिरला साहब से कहा कि आप हमें अलग स्थान दे दीजिए। अब 4 सांसद राज्यसभा के वो पार्टी से भी इस्तीफा दे चुके हैं और राज्यसभा की अपनी सीट भी छोड़ चुके हैं। यानी ममता बनर्जी को पूरी तरीके से टाटा बाय बाय कह चुके हैं। ये 4 हैं: सुखेंदु शेखर, सुस्मिता देव, प्रकाश चिक और कोयल मलिक। कोयल मलिक ने तो आज ही इस्तीफा दिया है, हालांकि कई दिन से इनकी चर्चा चल रही थी। तो कोयल मलिक बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री हैं। सुखेंदु शेखर राय तो ममता बनर्जी के काफी समय से निकट सहयोगी हैं। सुस्मिता देव संतोष मोहन देव की बेटी हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं में से। और इसी तरीके से प्रकाश चिक भी काफी समय से टीएमसी से जुड़े हुए रहे हैं। इनसे भी बड़ी घटना आज हो गई। ममता बनर्जी के बहुत निकट सहयोगी और मुंह लगे हुए कल्याण बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। और मसला यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी को ये कहा है कि या तो आप पार्टी को चुन लीजिए या अभिषेक बनर्जी को चुन लीजिए। तो जाहिर है उनका भतीजा है। अब कोई सोनिया गांधी से कहे कि या तो आप पार्टी को बचा लीजिए या राहुल गांधी को पार्टी से अलग कर दीजिए, तो वो क्या करेंगी? वो तो अपने बेटे के साथ खड़ी होंगी कि आप लोग जाओ भाड़ में, पार्टी तो हमारी है, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो वही रवैया यहाँ ममता बनर्जी का भी है। लेकिन एक और खबर पर चर्चा करेंगे। अभिषेक बनर्जी के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अगर आज शाम 6 बजे सीआईडी के समन पर वो कोलकाता नहीं पहुंचते और भवानी भवन नहीं पहुंचते, जो सीआईडी का मुख्यालय है, तो फिर उनकी 100% गिरफ्तारी तय थी। लेकिन बचेंगे वो अब भी नहीं, क्योंकि कई केस ऐसे हैं जिनकी जांच चल रही है और जिसमें बहुत संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। इसमें शिक्षक भर्ती घोटाला भी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत पुख्ता सबूत है। तो मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीरेंद्र भट्ट साहब नमस्कार। और एकलव्य जी, आपको भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। प्रणाम सर। प्रणाम सर। तो एकलव्य जी, मैं आपके पास ही आता हूं। पहले अभी सोनिया गांधी और अभिषेक दोनों दिल्ली से लौटे हैं। ममता एक दिन पहले लौट गई, अभिषेक आज लौटे हैं और सीधे सीआईडी दफ्तर। दोनों की दिल्ली में, एक की सोनिया गांधी से, दूसरे की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, बात हुई है। बात यहां तक पहुंच गई है कि कांग्रेस में विलय कर लिया जाए। ममता बनर्जी चाहती हैं कि मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे वाली यानी राज्यसभा में एलओपी की सीट दे दी जाए और राज्यसभा की सीट भी दे दी जाए। अब धर्म संकट सोनिया गांधी के सामने ये है कि एक दलित है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, राहुल गांधी के ओबीसी दलित
जो उन्होंने एक आभा मंडल क्रिएट किया है पिछले 2 ढाई 3 सालों में, उसकी हवा निकलते देर नहीं लगेगी कि आप दलित को हटा रहे हैं, एक ब्राह्मण नेता को ला करके उस पद पर बैठा रहे हैं। तो जितना बड़ा धर्म संकट इस समय सोनिया गांधी के सामने है, उससे कम बड़ा धर्म संकट इस समय ममता बनर्जी के सामने भी नहीं है, सामने भी है, क्योंकि वो पार्टी को बचाएं या अभिषेक बनर्जी को बचाएं। सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक तो ये जो विलय की बात हो रही है, इस विलय के डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है सर। कि ये टीएमसी के विलय जो बार बार बात होती रहती है कि टीएमसी और कांग्रेस का विलय, मुझे लगता है सर कि वो समय तो निकल चुका है सर। ममता जी अपना और अभिषेक बैनर्जी का कांग्रेस में विलय कर लें वो एक अलग बात है, लेकिन अब यदि जिस तरह के समीकरण ऑलरेडी हो चुके हैं, जो हमने विधायकों की स्थिति देखी है, जो सांसदों की स्थिति देखी है, अब टीएमसी का विलय करने के लिए तो सर उनको अपनी पार्टी में भी एक अधिवेशन करके एक प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो करा पाएंगी जिस तरह की स्थिति है आज। सर जो हम कल्याण बैनर्जी की जो हमने स्थिति देखी, देखिए सर मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि एक ठीक है, कल्याण बैनर्जी थोड़े लाउड माउथ टाइप के कैरेक्टर हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि यार ये किस तरह का आदमी है, और जिस तरह की वो भाषा मोदी जी, अमित शाह और सबके लिए यूज करते रहे, तो ही डजंट कम अक्रॉस एज अ प्लेजेंट पर्सन। लेकिन सर मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कहना बड़ा आसान होता है कि भाई थोड़े दिन पहले तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज देखो ये कर रहे हैं। सर मुझे तो लगता है कि इनफैक्ट इसी से पता चलता है कि टीएमसी में क्या स्थितियां थी सर, कि क्या आप टीएमसी में रहते हुए ममता और अभिषेक के अगेंस्ट कुछ बोल सकते थे क्या? और यदि जब बोलते थे जो लोग, उनका क्या हश्र होता था, तो ये कारण भी एक बहुत बड़ा कारण था सर। तो कई बार होता है ना सर कि इंसान अंदर से घुटते रहता है, लेकिन जब सामने ताकत या शक्ति या पावर होती है तो आदमी अपने आप को होल्ड करता है किसी तरह से। लेकिन अब सर जब वहां सामने ना सरकार की शक्ति है ना पार्टी की शक्ति है, तो लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये सच है सर कि आज मतलब कल्याण बैनर्जी का जो एक तरह से गुस्सा फूटा है, मतलब आप देखिए कि जब सब लोग लगभग पार्टी से अलग हो गए, भाग गए, तो ये तब भी एक तरह से कह सकते हैं कि उनके साथ खड़े थे, कम से कम उनका केस लड़ रहे थे। और उससे उनसे एक जूनियर लॉयर लेके इनको साइडलाइन कर दिया जाए, और अभिषेक बैनर्जी जो कि इनसे उम्र में और अनुभव में इतना छोटा हो, वो इनको इस तरह का एरोगेंस दिखाए, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? तो मुझे लगता है सर कि ममता बनर्जी अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ साथ अपनी जो इज्जत और पकड़ होती है अपने ही लोगों में, उसको पूरी तरह से खो चुकी है। और तो ये विलय वाले जो डायनामिक्स हैं सर, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस अगर आज ममता जी आ भी जाती हैं और अभिषेक बैनर्जी इसमें आ जाते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये एक जो लॉन्ग अवेटेड रिवेंज था ना गांधी फैमिली का, वो पूरा हो जाएगा। वो कांग्रेस में आ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में सर गांधी परिवार के अलावा किसी की कोई शक्ति थोड़ी ना होती है। तो वो आके यहाँ पे बैठ जाएंगी, रहेंगी, उनका करियर भी खत्म हो जाएगा। अभिषेक बैनर्जी को तो आज उनकी पार्टी में नहीं पूछ रहे, यहाँ तो शायद 1 या 2 लोग भी नहीं पूछे कोई। और उससे भी बड़ी बात सर, ये लोग कोई टीएमसी का कार्डर लेके थोड़ी आ जाएंगे। टीएमसी के कार्डर की तो जो भावनाएं है, उसी को देखते हुए तो बाकी के जो सारे टीएमसी लीडर्स हैं, उन्होंने अपने आप को इनसे अलग कर लिया ना। तो इनके आने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। और देखिए मुझे ऐसा लगता है सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर कि जब ये इंडिया गठबंधन, जो इंडिया ब्लॉक जब बन रहा था, तो इसमें सर जो हमेशा एक खबर आती थी, एक कहा जाता था कि भाई राहुल गांधी या जो गांधी परिवार था, वो नहीं चाहते थे नीतीश कुमार संयोजक रहें, और इसलिए फाइनली नीतीश कुमार जो हैं इससे टूट के अलग हो गए। लेकिन उसमें एक और जो बहुत बड़े डायनामिक्स थे सर, कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे लीडर्स ने, और वैसे भी सर आपने देखा होगा कि पावर में आने से पहले कांग्रेस में तो ये कभी ज्यादातर कल्चर ही नहीं रहा कि वो पहले कोई प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते हो या अपने आप को, वो तो बड़े हैप्पी होते हैं कि भाई हम पावर में रहें और किसी मनमोहन सिंह जैसे इंसान को बैठा दें और हम अपनी फिर शक्ति से देश को चलाएं, सरकार को चलाएं। तो राहुल गांधी को तो सर सोनिया गांधी जी ने और इन सब ने कन्विंस कर लिया था
कि भाई नीतीश कुमार को फ्रंट में रखते हैं, अपना इसमें फायदा ही रहेगा, उस आदमी की क्रेडिबिलिटी है। वहां पे भी सर ममता हैड पुट हर फुट डाउन कि भाई मेरे रहते कोई तीसरी या दूसरी रीजनल पार्टी का व्यक्ति इसका संयोजक या मुझसे बड़ा व्यक्ति कैसे बन जाएगा इस गठबंधन में। तो सर इस तरह के मतलब ममता बनर्जी ने मतलब एक तरह से जो कांग्रेस के जो एक होप थी, एक डिजायर थी इस देश में सरकार बनाने की, उसमें ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी तकलीफें और मतलब गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी तकलीफें खड़ी करी। तो मुझे तो लगता है सर कि ये उनके लिए बड़ा अच्छा रिवेंज है। आप देखिए ना सर, मतलब जो जिसने बाधा डाली उसी को अब कहा जा रहा है एक आओ बेटा बैठ जाओ मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो कुल मिला के मुझे तो लगता है सर अभी तो ये स्थिति है। भट्ट साहब, ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट है पार्टी को बचाने का या अभिषेक को बचाने का पार्टी के नेताओं के कहर से। ये तो सब जानते हैं कि काफी समय से अभिषेक बनर्जी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता थे सबको किनारे कर रहे थे, उनको बात ही नहीं कर रहे थे, महत्व ही नहीं दे रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सौगत राय और कल्याण बनर्जी जैसे जो उम्रदराज नेता है उनको टिकट देने के भी पक्ष में नहीं थे, और अब वो गुस्सा निकल करके सबका सामने आना शुरू हो चुका है। आपने बार बार पार्टी पार्टी कहा है, तो मैं बता दूं आपको, एक इडियम है, पार्टी इज ओवर बिल इज ड्यू। आपने 15 साल मौज मारी है, लाखों करोड़ रुपए लूटा है बंगाल का, और आपने खूब डांस किया है, और अब जो है सब लोग हिसाब मांगने खड़े हो गए हैं। सीआईडी भी आ रही है, ईडी भी आ रही है, और फिर ऑडिट भी पूछेगा, पश्चिम बंगाल सरकार भी पूछेगी। आपके सारे विधायक जो हैं, जो आपसे टूट के अलग हो गए हैं, जिनको आपने कोई बिल का पेमेंट नहीं किया, वो पार्टी छोड़ के चले गए। आपके लोकसभा के सांसद चले गए 20-21, आपके 4 राज्यसभा के लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो पार्टी इज ओवर। अब ममता बनर्जी जो हाथ पांव मार रही हैं, एक कांग्रेस के दरबारी पत्रकार हैं, उन्होंने आज एक लेख लिखा है मणिशंकर अय्यर को कोट करते हुए। मणिशंकर अय्यर एक बार एक समय कांग्रेस से नाराज हो गए थे, तो वो टीएमसी में चले गए थे। तो मणिशंकर अय्यर ने फिर कुछ दिन रहे, वो पार्टी के बाहर आ गए। तो मणिशंकर अय्यर ने उनको कहा कि जो तृणमूल कांग्रेस है, वो कलकत्ता का चौथा फुटबॉल क्लब है। एक एक ईस्ट बंगाल है, और एक मोहन बागान है, और एक जो है वो आपका मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब है। ममता बनर्जी चौथा क्लब, ये टीएमसी चौथा क्लब है। और ये टीएमसी जो है बंगाल के लोगों का इमोशन थी। ममता बनर्जी ने इस इमोशन को आईपैक और अभिषेक बनर्जी के हवाले कर दिया। इन लोगों ने उसको पूरा पूरा प्रोफेशनल माफिया गैंग की तरह पार्टी को चलाया, और पार्टी को एक अपराधियों का गैंग बना दिया। यानी ममता बनर्जी ने बंगाल के मतदाता ने जो उनके ऊपर 3 बार विश्वास व्यक्त किया, उससे ममता बनर्जी ने कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया, उसको बेच दिया। तो अब ममता बनर्जी के लिए कुछ बचा नहीं है। हालांकि शोर मचाया 4 मई को परिणाम आने के बाद, 1 महीने चला गया, कैसा वो 27 लाख लोगों को वोट देने का अवसर नहीं मिला, इसलिए ममता बनर्जी हार गई। लेकिन अब जो घनघोर जिहादी और वामपंथी अखबार हैं अंग्रेजी के, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस के डिक्लाइन के बाद 1989 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस के डिक्लाइन से भारत की राजनीति में जो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हुआ, तो उस समय क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ यूपी में, बिहार में और अन्य राज्यों में। लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टियों ने बड़े-बड़े आइडियोलॉजिकल सपने दिखाए, सामाजिक न्याय, प्रोग्रेस और इक्वालिटी और सोशलिज्म की बात की। लेकिन वो आने वाले 3 दशकों में सबकी सब जो है वो प्राइवेट फर्म में कन्वर्ट हो गई। और वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू हो, या झारखंड की क्षेत्रीय पार्टियां हो, या उड़ीसा की क्षेत्रीय पार्टी बीजेडी ने 25 साल राज किया, आज वो कहाँ है, या और यही हाल झारखंड में हुआ, यही पश्चिम बंगाल में हुआ। तो अब उनका और अब ये कहा जा रहा है
कि आपका ये नारा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, एसआईआर से लोकतंत्र की हत्या हो गई, इससे अब जमीन पे, ग्राउंड पे कोई स्पार्क क्रिएट नहीं हो रहा, इससे कोई चिंगारी नहीं निकल रही है, जनता को समझ में आ गया है। अभी हाल में एनडीटीवी के एक रिपोर्टर ने अमित शाह से पूछा, आप चुनाव कैसे जीत गए? तो उन्होंने कहा, हम इस तरह से चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम तो 2016 की हार के बाद से ही काम कर रहे थे। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ये आज से 8 साल पहले लिखा था कि 2018 की विजयदशमी के पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को निमंत्रित किया था। और तब ये कहा गया था कि साहब ये क्या गजब हो गया, कांग्रेस का जो इतना बड़ा नेता जो है, जो राष्ट्रपति रह चुका है, वो आ रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में। तब उन्होंने लिखा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के भद्रलोक को आकर्षित करने का एक बहुत ही सोचा-समझा मूव था। वो एक सकारात्मक सिग्नल भेजने का एक प्रयास था, पॉजिटिव सिग्नल भेजने का प्रयास था, क्योंकि ये भद्रलोक वो है जिसने पहले अंग्रेजों का साथ दिया, फिर कांग्रेस का साथ दिया, फिर सीपीएम का साथ दिया, 34 साल रही, फिर इसने 15 साल टीएमसी का साथ दिया। तो उससे ये पहले पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले तो एक और काम कर चुके थे। वो घटना हाँ, शायद नोटिस नहीं ली गई उस तरीके से। जब 2014 में पहली बार उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, उसके बाद वो राष्ट्रपति को कटसी कॉल के लिए गए थे और प्रणब मुखर्जी के पैर उन्होंने छुए थे, हाँ, उनसे हाँ। आशीर्वाद लिया था। तो कुल मिलाकर के और एक बात जो नहीं कही जा रही है, पश्चिम बंगाल का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था। पश्चिम बंगाल का चुनाव एक नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन था, जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक माध्यम से लड़ा। अब यही नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन होना है पंजाब में। पश्चिम बंगाल के में जो ममता बनर्जी ने 400 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं होने दी 15 साल तक, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं होने दी। जी, वो अब आज उस विषय पे बाद में कभी आएंगे। नहीं, अभी तो केवल वो मैं उसी को टीएमसी के भीतर मैं उसी को कंक्लूड कर रहा हूँ कि आज जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में पैनिक है, ये जो बाउंड्री की ये जो फेंसिंग हो रही है, तो ये सारी बातें बता रही, ये सारी बातें ममता बनर्जी के पाप एक के बाद एक उभर के सामने आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में अंडा थेरेपी इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई है? जो लोग ये कहते हैं कि 27 लाख लोगों के वोट काट दिए गए इसलिए जो है टीएमसी हार गई, तो भाई वहां की स्थानीय जनता इतनी प्रसन्न क्यों है ममता बनर्जी की सत्ता से बाहर होने से? ये बात कोई क्यों नहीं कहता? क्यों अंडे फेंके जा रहे हैं? और क्यों उनके उनके नेता जेल से बाहर नहीं आना चाहते कि भाई जी, ठीक है, कुछ जी, दिन जेल में रहेंगे? तो ममता बनर्जी के लिए मेरा बड़ा फर्म व्यू है, द पार्टी इज ओवर एंड बिल इज ड्यू। जी, जी। एकलव्य जी, अब ये बात मैं देख रहा हूँ कि अलग-अलग कोनों से कही जा रही है कि साहब जो अतीत में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए और जिन्होंने अलग-अलग राज्यों में पार्टियां बना ली, चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री तक बन गए, तो उसके बारे में ये बातें कही जा रही हैं कि उन सबको अब वापस कांग्रेस में लौट आना चाहिए। संजय राउत ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। पता नहीं संजय राउत अपने बारे में क्या गलतफहमी पाल के बैठे हुए हैं कि जैसे जितने क्षेत्रीय दल हैं जो कांग्रेस की कोख से निकले, वो सब उनकी बात मान ही लेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कमजोर कांग्रेस देश के लिए ज्यादा खतरनाक है, या अगर इसमें क्षेत्रीय दल जो अतीत में टूटे थे वो वापस आ जाते हैं, तो थोड़ी मजबूत कांग्रेस पार्टी देश के लिए ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि फिर वो 145 भी पार कर सकते हैं और 145 वो नंबर है जिस पर मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बन बैठे थे। सर मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, उससे पहले 30 सेकंड ले रहा हूँ आपकी अनुमति से। एक जो आपने प्रश्न पूछा था ना कि ये दिल्ली क्यों आ गए हैं और अभिषेक को बचाना ज्यादा जरूरी है, पार्टी को या खुद को। देखिए सर, मेरे एक मिलने वाले हैं जो कि कांग्रेस को लगभग 30-35 वर्ष से कवर करते हैं सर, दिल्ली में बड़ी क्लोजली।
उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई सर कि आखिर ये मतलब जहां इतनी कटुता लगभग हो गई थी टीएमसी और कांग्रेस के बीच में, ये कॉन्वर्सेशन बेसिकली रीस्टार्ट हुआ कैसे। तो इसमें एक बड़ी जब इंटरेस्टिंग ये जो कांग्रेस को भी जब ये अपॉर्चुनिटी दिखी सर, तो देखिए कांग्रेस ने सर बेसिकली ममता बनर्जी को, अब ये सोनिया गांधी जी एक कोई व्यक्तिगत तो एक कॉन्वर्सेशन की डिग्निटी होती है तो खुद तो कहेंगी नहीं, लेकिन कांग्रेस को ये कांग्रेस की सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार ने सर अपने जो भी मतलब कॉन्फिडेंट बीच के जो लोग हैं उनसे ममता बनर्जी को एक मैसेज करवाया। जो परिस्थितियां हम देख रहे थे, ये जो अंडाबाजी की जो बात हो रही थी, वहां पे जनता का जो जिस तरह से आक्रोश फूट रहा था, तो उन्होंने एक मैसेज करवाया कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम कांग्रेस में मिल जाओ। और उसका कारण क्या है कि तुम पार्टी तो तुम्हारे हाथ से वैसे भी जाने वाली है, और पार्टी जब चली जाएगी और अगर बंगाल में तुम जेल चले गए तो पहले तो सड़क पे पिटाई होगी, और उसके बाद जब जेल चले जाओगे तो पार्टी हाथ में नहीं रहने की वजह से 4 दिन के बाद लोग तुम्हारे अस्तित्व को भी भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम दिल्ली आके कांग्रेस में मिल जाते हो, कांग्रेस का पार्ट बन जाते हो, तो हम तो देखेंगे कैसे तुम्हें यूटिलाइज करना है, लेकिन तुम्हारा एक फायदा रहेगा कि कम से कम हमारी जो यहाँ पे ताकत है सेंटर में, अगर तुम्हें कल को ईडी, सीबीआई, सीआईडी ये सब उठाने के लिए आ गई, तो हमारे 100-150 लोग कम से कम काले कपड़े पहन के रोड पे, सड़क पे लेट तो जाएंगे कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है इस देश में। तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत और मिल जाए। तो ये इस तरह की ऑफर, जो एंटाइसिंग ऑफर है सर, उनको दी गई थी, जो कि बड़ी प्रैक्टिकल भी लगती है। और अब सर मैंने तो पर्सनली तो सुना नहीं, लेकिन ये व्यक्तिगत जो मुझे उन्होंने बताया, और वो काफी सीरियसली कांग्रेस को कवर करते हैं, मुझे इस बात में बहुत दम लगा। अब सर आपका जो प्रश्न था, यदि इस पे मैं आऊं, तो सर मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो हमेशा एक बात होती रहती है ना, ये जो देखिए सर, जो ये जो दल बदल की जो राजनीति है ना, ये तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है। बहुत मेरे ख्याल से जैसे जैसे कांग्रेस के अलावा और दल बनने लगे तो ये उसी समय से शुरू हो गया था सर। लेकिन जैसे जैसे लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखते थे, उसके बाद ये इतना हावी हो गया कि जहां तक मुझे याद आता है शायद 80-90 के दशक में कानून भी बना दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ का, कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स। बट ये एक नया मौसम है सर। एक मैंने मतलब एक इसके बारे में कहावत सुनी थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि एक मौसम आता है जब जो पक्षी होते हैं वो अपने पुराने घोंसले नष्ट करके और नए घोंसले बनाने में लग जाते हैं। तो ये जो सर मतलब हम 2022 से लगभग 21 से ही जो ये जो जिस तरह से हमने एनसीपी का देखा, शिवसेना का देखा, अब टीएमसी का देख रहे हैं, और अन्य पार्टियों का भी जो बिखराव हुआ है सर, तो अब सर जो आप बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को सशक्त करने वाली बात, या उनको अपना जो अस्तित्व खोते हुए दिख रहा है, ये उन पार्टियों का अस्तित्व नहीं खो रहा है सर, ये जो परिवार उन पार्टियों को चला रहे थे उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो वो यदि अगर चले भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो वोट बैंक भी लेके जाएंगे कांग्रेस के पास। वो जो वोट बैंक है वो तो उनके पास है जो उनसे उस विचारधारा का वोट बैंक था, जो टूट के ऑलरेडी उसी पार्टी के दूसरे फैक्शंस ले गए। तो वो वोट बैंक कोई पूरा का पूरा कांग्रेस के पास नहीं चला जाएगा सर। आप देखिए मतलब आज शिंदे मेरे ख्याल से यूबीटी से तो ज्यादा ही सशक्त हैं। उसी तरह से टीएमसी का फैक्शन हमें दिख रहा है। एनसीपी भी जो है नई, शरद पवार कुछ नहीं रहे उसके सामने। तो अब जो बीजेपी की इसमें बात आती है सर, कि अभी जैसे सर फरमा रहे थे कि वीरेंद्र जी बता रहे थे कि अमित शाह जो हैं वो कहते हैं कि वो तो 2016 से काम कर रहे थे इस पे, और ये मेरी इसमें एक दूसरी थ्योरी है सर। मैं ऐसा मानता हूं सर कि इसको एक एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक बात बताऊं। जैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना सर, तो उस न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है कि वो एक चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है सर। और उस चेन रिएक्शन के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाए, उसको कहते हैं सर क्रिटिकल मास। कि भाई इतना क्रिटिकल मास तैयार हो जाना चाहिए तो आप उस बॉम्ब को फोड़ने के लिए तैयार हो। तो बीजेपी ऑब्जर्व करती है सर कि ये क्रिटिकल मास कब तैयार हो गया है, और जब वो क्रिटिकल मास तैयार हो जाता है तो बस उसको ट्रिगर करने के लिए जो न्यूट्रॉन चाहिए होता है उस न्यूट्रॉन को ढूंढती है। अब चाहे वो उधर शुभेंदु अधिकारी हो, या हिमांता बिस्व शर्मा हो, या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या अजीत पवार हो,
या आपके शिंदे साहब हो। तो उस न्यूट्रॉन को ढूंढ के, और अगर इसको हिंदी में बताऊं सर आसानी से, तो जो कबूतरों का बाड़ा होता है ना सर, उसमें बिल्ली छोड़ देती है, और उसके बाद सर सारा डिस्ट्रक्शन इन लोगों के साथ अपने आप ही हो जाता है। तो और सर क्योंकि इन लोग की ये फॉल्ट लाइंस प्रेजेंट है ना, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आज बता रहा हूं सर, कि जो आज हम देख रहे हैं, आज से 1 वर्ष बाद हम इसको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ होते हुए देखेंगे, और उसके लगभग 1 वर्ष बाद हमारे राजस्थान में आप अशोक गहलोत के साथ होते हुए देखेंगे। ये पक्का है सर। इन लोगों की ये लोग कहते हैं ना सर कि बीजेपी में भी परिवारवाद है, राजनाथ सिंह के बेटे ये हैं, उनके बेटे ये हैं, वो बहुत अलग चीज है सर। यदि एक कोई डॉक्टर का बेटा अगर मेडिकल एग्जामिनेशन पास करके डॉक्टर बनता है तो वो वंशवाद नहीं होता है। अगर कोई किसी पॉलिटिशियन का बेटा अगर कोई जनता के बीच में जाके उसका मत हासिल करके पॉलिटिक्स में आता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। समस्या है जब एक परिवार ही पूरी पार्टी को कंट्रोल करता है। तो सर ये जो इन लोगों की स्थिति हो चुकी है, इसको जनता पहचान चुकी है। एक बार आपके शो पे मैंने पहले भी निवेदन किया था आपसे कि मैं समझता हूं कि 2024 के बाद से पर्टिकुलरली, और अगर आप उससे पहले से भी थोड़ा ट्रेंड ले लेंगे, जब से मोदी जी का अराइवल हुआ है, तो राहुल गांधी जी से स्टार्ट करते हुए चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे आपके बिहार वाले लालू यादव हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, आज अभिषेक बैनर्जी हों, ये सारे जो, और डीएमके को भी देख लीजिए सर, ये जनता एक स्प्री पे है सर इन डायनास को रिजेक्ट करने के लिए। तो मैं तो समझता हूं सर कि बहुत शुभ संकेत है देश के लिए। वीरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि 2024 से पहले भी जब ये सब इकट्ठा हुए थे तो मोदी से भयभीत होकर के इकट्ठा हुए थे, और नारा भी इनका यही था कि मोदी को हटाना है, और कोई इनका मकसद नहीं था इकट्ठे होने का। और आज तो वो और भी ज्यादा चीज रिलीवेंट हो गई है, क्योंकि इतने राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है और इतने दलों को लगभग इरिलीवेंट सा कर चुकी है कि एक हड़कंप देखने को मिल रहा है चारों तरफ, जैसे हाहाकार मचा हुआ हो। और जो हालत आज बंगाल में हो रखी है नतीजे आने के बाद से, 208 सीटों का प्रचंड बहुमत, बिहार में 232 सीटों का प्रचंड बहुमत, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत, हरियाणा में इतना सीटें कभी नहीं मिली, 48 सीटें मिल जाना, केवल दिल्ली में भी प्रचंड बहुमत मिला, और अरविंद केजरीवाल तक हार गए। तो एक हड़कंप है, एक इनसिक्योरिटी है कि हम खत्म हो जाएंगे, इसलिए अब कह रहे हैं कि हर 2 महीने में इंडिया अलायंस की बैठक करो। सर एक शायर ने कहा है, निकले हैं कहाँ जाने के लिए, पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं, इन भटकते हुए कदमों को मंजिल का निशा मालूम नहीं। तो इसीलिए ये जो है, और एक शायर ने भी कहा है कि डर लगे तो गाना गा। तो राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री गद्दार है, होम मिनिस्टर गद्दार है, और मोदी तेरी कबर खुदेगी। इसका क्या अर्थ है? आज 12 साल प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार को पूरे हो चुके हैं, और स्थिति ये है कि की 2014 में 2019 में संपूर्ण बहुमत की सरकार थी बीजेपी की। 24 में 40 करीब 30-32 की कसर रह गई। लेकिन इस देश में सरकार तो बहुमत वाली है, लेकिन इस देश का विपक्ष जो है वो गठबंधन में जी रहा है। ऐसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको किसी डेमोक्रेसी में, कि सरकार तो मजे में चल रही है और अपोजिशन गठबंधन में है। और अभी भी जो जनता से लगातार संदेश आ रहा है, अपोजिशन उसको सुनने को, मानने को तैयार नहीं है। और मेरा ये स्पष्ट मत है कि ये कांग्रेस एक पोस्ट कॉलोनियल पार्टी है, अंग्रेजों की मानस पुत्र है, और आप यूरोपियन कॉलोनियल हथियारों से नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते। ये गंगो जमन तहजीब और ये भाईचारा और ये सेकुलरिज्म के नाम पर जो आपने घनघोर एंटी सनातन धर्म, हिंदुओं से घृणा की जो राजनीति चली है इस देश में 47 से लेकर 2014 तक, उस पे नरेंद्र मोदी जिस तरह से मल्हम लगा रहे हैं, आपने देश को, पूरे समाज को जातियों में बांटा, उप जातियों में बांटा,
और इतनी घृणा फैलाई, सनातन धर्म को आपने गाली दी, रामचरितमानस को गाली दी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को काल्पनिक बताया, झूठ बताया, सब कुछ करके हार गए आप। लेकिन जो जो बंगाल में हुआ है, उसने ये साबित कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक एक धोखा है। ये ममता बनर्जी हो, ये तेजस्वी यादव हो, ये लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, ये हिंदू वोट से जीतते थे और मुस्लिम वोट केवल मार्जिनल था 5-10%। और पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट बैंक का जो हिंदू वोट का जो कंसोलिडेशन बीजेपी के पीछे हुआ, वो किसी घृणा के मुद्दे पर नहीं हुआ। वो केवल उनको लगा कि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, अगर हमें बंगाल में रहना है, हमें अपने बंगाल में अपने भविष्य को अगर सुरक्षित करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आना होगा। यही स्थिति इन्होंने यूपी में पैदा की थी, यही बिहार में पैदा की थी, लेकिन अभी भी ये अपने पॉलिटिकल मॉडल को में जरा भी परिवर्तन लाने को तैयार नहीं है। और आज की तारीख तक तो, और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2 यहां से जोड़ लो, 4 वहां जोड़ लो, दैट पॉलिटिक्स इज लॉन्ग ओवर। और मेरा तो स्पष्ट कहना है कि नरेंद्र मोदी के 12 साल का सबसे बड़ा योगदान ये है कि भारत की राजनीति को, जो उन्होंने घृणा की राजनीति थी, जाति आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जाति आधारित अस्मिता की राजनीति से मुक्ति दिलाई है। जिस तरीके से दलित और पिछड़े वर्ग को पार्टी के संगठन में, सरकार में जो एक्चुअल डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है, सत्ता में साझेदारी, जो कांशीराम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी, वो काम बीजेपी कर रही है। ये कभी नहीं हम कह सकते कि हाँ 100% काम हो गया। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन कि आप लोगों की जो आकांक्षा है, जो एस्पिरेशन है, उसको पूरा करें। उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, वो आप उनका निवारण करें। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक दिन का, एक चुनाव का और या एक सरकार का मामला नहीं है। ये लगातार चलने अब वाली प्रक्रिया। ये दरबारी राजनीति जो कांग्रेस ने की है, नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक, अब उसका समय जा चुका है। केवल पीएम मोदी के कार्यकाल में हर साल जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिए जाते हैं, केवल उसकी सूची आपको अगर आप निकाल के देख लें, तो उसमें आपको एक भी दरबारी नहीं मिलेगा। पीएम ने ऐसे-ऐसे लोगों को, केंद्र सरकार ने ऐसे-ऐसे लोगों को अवार्ड दिए हैं कि कभी दिल्ली जाना उनके सपने में नहीं था। तो अब राजनीति जी, में जो फंडामेंटल चेंज आ गया है, नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति का किबला बदल दिया है। भारत की राजनीति का डिफॉल्ट सेटिंग को बदल दिया है। जितना जल्दी हो ये लोग समझ लें, राहुल गांधी के तो समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, वो ऐसे ही रहने वाले हैं। कार्यक्रम ममता कार्यक्रम के बनर्जी अंतिम चरण में पहुंच गए ममता हैं। बनर्जी ग्राउंड की नेता है, उनको एक समझ में नहीं आ रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। कार्यक्रम के चूंकि अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, इसलिए एक टिप्पणी आप दोनों से संक्षिप्त में। पहले एकलव्य जी आपसे, ममता बनर्जी के सामने अब विकल्प क्या हैं? टूटी फूटी लुंज पुंज अवस्था को प्राप्त हो चुकी लिटिगेशन के बहुत सारे मामलों का सामना कर रही है और एक के बाद एक करीबी साथ छोड़ रहे हैं, गंभीर आरोप लगाते हुए। वो जैसे बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लिपटाए रहती है, ममता बनर्जी को अपने से अलग करना नहीं चाहती है। ऐसे में इनके सामने विकल्प क्या है? अपनी टूटी फूटी पार्टी को चलाएं। फॉलो करते रहा हूँ। मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व करी है सर, चाहे वो मतलब प्रधानमंत्री के लेवल से लेके और एक किसी वार्ड पार्षद तक, सर मैंने एक चीज देखी है कि जिस जीवन के पड़ाव पे ममता बनर्जी हैं सर, ऐसी उम्र में सर जो शक्ति होती है ना, एक जो ऊर्जा होती है एक इंसान की, वो इस पावर से ही आती है सर। मैं समझता हूं सर कि अब ममता बनर्जी जी में यदि आप उनका एक जो उनकी हेल्थ कंडीशन भी है, जिस तरह से वो आजकल दिखाई देती हैं, बात करती हैं, ठीक है वो गुस्से में इधर उधर थोड़ा बहुत कुछ बोल जाती हैं, परंतु मैं नहीं समझता सर कि अब उनमें वो ऊर्जा बची है कि वो अपने आप को रिवाइव कर पाए, जो कि मतलब 5 साल बाद सर, यानी कि लगभग 75-80 वर्ष की उम्र के आसपास वो बंगाल में क्या अचीव कर पाएंगे। मैं नहीं समझता कि उनमें वो सामर्थ्य भी है कि वो उस डायरेक्शन में सोच पाएंगी। और
देखिए सर, मैंने तो देखा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं कि भैया अब हमारे साथ क्या होगा, हमें अपने आप को, अपने परिवार को अंत में जेल में नहीं जाना है। आपने देखा होगा सर कि लालू जी भी जब एक बार आउट ऑफ पावर हुए, वो जो 2015 में उनको एक बार नीतीश जी और उनके साथ गठबंधन करके पावर मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर हुए तो चाहे आप उनकी हेल्थ कंडीशन को ले लें, चाहे आप उनका राजनीति में सक्रियता को ले लें, उसी तरह से सर आप शरद पवार जी को भी अगर देख लें, वो ठीक है एक दो चार स्टेटमेंट दे देते हैं इधर उधर, लेकिन अब काफी मेच्योर्ड बातें करने लगे हैं सर। तो मुझे नहीं लगता सर कि ममता बनर्जी जी, मैं तो मानता हूं कि अभी थोड़ा सा नया नया हुआ है ये, बाकी वो मुझे लगता है कि 2 3 5 महीने में समझ जाएंगी कि अब इसमें कोई फ्यूचर नहीं है और वो सरेंडर कर चुकी हैं। और एक आपकी अनुमति से सर 20 सेकंड लेके एक बात बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार मेरा आपसे इस बात पे डिस्कशन हुआ था सर कि 2024 में, आज भी मैं उस बात को दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा सर कि 2024 में जब चुनावों के परिणाम आए थे, उस शाम को जो नरेंद्र मोदी जी जब जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, उनकी आंखों में जो दर्द था उसको जनता ने पढ़ लिया था। और इस देश में एक चेतना है कि हमें इस आदमी को गलती से भी कमजोर नहीं करना है, जितना सशक्त कर सकते हैं करना है। और यही कारण है सर कि ये जो पार्टीज के जो दूसरे फैक्शन है वो भी जनता की इस भावना को समझ चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को अभी सर भगवान उन पे, उनके स्वास्थ्य पे कृपा बनाए रखे, वो खुद भी सशक्त होंगे और हमारा देश भी सशक्त होगा। भट्ट साहब। देखिए, ममता बनर्जी का जो एंटी नेशनल, एंटी हिंदू पॉलिटिकल मॉडल था, जो अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी शक्तियों के बल पर चल रहा था, वो मॉडल अब ध्वस्त हो चुका है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या का आरोप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लगाया था, उसके ऊपर उनके उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। तो ये बहुत ही नहीं शर्मनाक नहीं, घटना है। उन्होंने अमित शाह पर हत्या कराने का आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि अमित शाह का फोन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एसआईटी ने हादी के हत्या अभियुक्तों को बंगाल से पकड़ा है तो ये बात पब्लिक में नहीं आनी चाहिए कि उसके हत्यारे यहाँ से गिरफ्तार किए गए। थोड़ा नहीं, सा बाद करेक्ट। में टीएमसी के लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री को टारगेट किया था, ट्वीट भी किए थे। खैर, हाँ, वो जो टारगेट भी किया जो होगा, भी लेकिन वो जो मसला जो, ये जो था जो मैंने ममता बनर्जी बताया। तो जो ममता बनर्जी का जो मॉडल था, जो राहुल गांधी का, कांग्रेस का जो जो भारत विरोधी जो पॉलिटिकल मॉडल है, वो भी जो है लुंज-पुंज हो चुका है। हालांकि उनके पास 100 सांसद हैं, 99 सांसद हैं, लेकिन ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल मॉडल है, एंटी नेशनल मॉडल है, जो जितनी बेचैनी ममता बनर्जी से ज्यादा बांग्लादेश को हो रही है ममता के जाने से, तो वो पॉलिटिकल मॉडल अब रिवाइव करना असंभव है। तो ममता बनर्जी को केवल अब ये चिंता करनी चाहिए कि उनका बुढ़ापा चैन से बीते, उनको जेल ना जाना पड़े। अब उनका जो है जो मीडिया ने उनको चने के झाड़ पे चढ़ाया था, शी इज ए स्ट्रीट फाइटर, दैट एरा इज ओवर। उन्होंने कर्म ऐसे कर रखे हैं, उन्होंने भी और उनके भतीजे ने हाँ, भी, कि मुझे लगता नहीं है कि वो अंदर जाने से खुद को बचा पाएंगे या भतीजे को बचा हाँ, पाएंगे। तो अब आप उनको दोनों का अपने बहुत जीवन की बहुत जो धन्यवाद। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार।